प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नए टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं। यह पिछली जो बीए पार्ट सेकंड का जो पब्लिक एड का फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है। और इससे पहले हमने कल जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके तहत हम लोगों ने लोकतांत्रिक समाज क्या है, समाजवादी समाज क्या है, प्रशासनिक संस्थाएं क्या है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम जो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं जो होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि उनकी विशेषताएं किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनकी जो प्रकृति या विशेषताएं हैं उनको हम इन निम्न बिंदुओं के तहत क्या है अध्ययन कर सकते हैं। उसमें पहला बिंदु जो आता है वो है प्रशासनिक संस्थाओं पर शासन प्रणाली का प्रभाव। इस बिंदु में हम यह बता सकते हैं कि किसी भी देश की प्रशासनिक संस्थाएं उस देश के राजनीतिक प्रवेश से क्या है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। प्रशासनिक संस्थाओं की जो प्रकृति है उस देश के राजनीतिक शासन प्रणाली से चलती है, ये भी हम कह सकते हैं। भारत आपको पता है एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें निर्वाचित व्यवस्थापिका और चयनित कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और लोकतंत्रात्मक देश जो है भारत, उसमें हम लोगों ने संसदीय कार्यप्रणाली के रूप को अपनाया है। इस रूप में क्या होता है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विधानमंडल बनता है जिसको विधायक कहते हैं, उस विधायिका से ही क्या कार्यपालिका का निर्माण होता है और वह कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसमें उसका बहुमत और उसका विश्वास मत प्राप्त करना आवश्यक है कार्यपालिका का। यदि बहुमत खो दे तो कार्यपालिका भंग हो जाती है, विश्वास मत खो दे तो कार्यपालिका भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें जो शासन प्रणाली है वो जो उसका रूप है वो अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है जैसे अमेरिका में है वहाँ से थोड़ा अलग होती है। अमेरिका में क्या सिस्टम है कि वहाँ राष्ट्रपति जो है वो अध्यक्षीय प्रणाली में सर्वोच्च शक्तिमान है और उनका जो मंत्रिमंडल होता है अर्थात जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से नहीं बनती, और जो प्रशासन है वो भी क्या है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वो अपने मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो राष्ट्रपति है वो भी क्या है अपने मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं है। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है उसको अमेरिकी जो कांग्रेस है वो भी क्या है अपदस्थ नहीं कर सकती है। इस प्रकार से वहाँ पर क्या है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो शासन का रूप है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है और भारत जैसे देश में क्या है अलग टाइप का रूप है। और भारत में जैसे न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका क्या है स्वतंत्र है और वो जो शासन प्रणाली है यदि वो विधि विरुद्ध कार्य करती है, कार्यपालिका विधि विरुद्ध कार्य करती है या विधायिका विधि विरुद्ध कार्य करती है तो उसको क्या है वो नियंत्रित करती है और उसको विधि सम्मत कार्य करने के लिए कहती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को क्या है वो अवैध या विधि विरोधी घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है और प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं वो क्या है कार्यपालिका के अंडर में रहकर उसी हिसाब से कार्य करती है। तो इस प्रकार से अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप अलग प्रकार का होता है और संसदीय शासन प्रणाली जो है उसमें प्रशासनिक संस्थाओं का जो स्वरूप होता है वो अलग टाइप का होता है। तो इस प्रकार से शासन की जो प्रणालियां हैं वो प्रशासनिक संस्थाओं को प्रभावित करती है। दूसरा बिंदु जो है वो ये कहता है कि प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक दलों का प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर दलीय व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण होती है और
जो राजनीतिक दल जो हैं वे ही क्या है चुनाव में भाग लेते हैं, और जिस दल का बहुमत होता है उस दल की क्या है सरकार बनती है। और हर एक राजनीतिक दल की क्या एक अलग विचारधारा होती है, तो उसके आधार पर ही क्या है प्रशासन का स्वरूप जो है, प्रशासनिक संस्थाएं जो हैं वो क्या है बदलती रहती है। वैसे देखा जाए तो राजनीतिक दल जो हैं उनका सरकार के गठन में प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं रहता, परंतु प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य संचालन में वो क्या है निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये बात हम कर रहे हैं सरकार बनने के बाद में राजनीतिक दल प्रशासनिक संस्थाओं को कैसे प्रभावित कर पा रहे हैं। अनेक बार हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी जनता की मांगों को उठाते हैं, और यदि वो मांगें पूरी नहीं होती हैं या प्रशासन उन जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो राजनीतिक दल जो हैं वो आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से क्या है राजनीतिक जो दल हैं वो प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को एक नया रूप दे देते हैं, तो उससे क्या है प्रशासनिक संस्थाएं क्या है प्रभावित होती है। तीसरा बिंदु जो है प्रशासनिक संस्थाओं पर गैर राजनीतिक संगठनों का प्रभाव। लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अनेक गैर राजनीतिक संगठन कार्य करते हैं, जैसे स्वतंत्र प्रेस है, दबाव समूह है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या अन्य अनेक जो स्वैच्छिक संगठन हैं वो क्या है प्रशासनिक संस्थाएं जो हैं उनके कार्यकरण को क्या है वो प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि प्रशासनिक संस्थाएं देश की जो हैं वो लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य करती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है समाचार पत्रों में या श्रव्य दृश्य साधन जो है हमारे, जैसे आजकल जो टेलीविज़न है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनमें क्या है हर समय प्रसारित होते रहते हैं और जनता को इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो इसके अलावा भी समाचार पत्र जो हैं उसमें भी क्या है समीक्षाएं होती रहती है। तो ये समाचार पत्र श्रव्य दृश्य माध्यमों में क्या है जो सरकार की जो नीतियां हैं उनकी क्या है समीक्षाएं होती रहती है। तो उससे क्या प्रशासनिक संस्थाओं की जो संरचना है, उसका व्यवहार है, उसकी कार्य प्रक्रिया है, उनके जो दृष्टिकोण लक्ष्य हैं वे सब क्या प्रभावित होते हैं, निर्धारित होते हैं। ये सब चीज़ें क्या है प्रशासनिक संस्थाओं को क्या है गैर राजनीतिक संगठनों में क्या है ये प्रभावित करती हैं, और प्रशासनिक संस्थाओं को सुधार के लिए नवाचार के लिए क्या है प्रेरित करती है। तो प्रशासनिक संस्थाओं पर क्या है गैर राजनीतिक जो संगठन है, प्रेस, दबाव समूह, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य स्वैच्छिक संगठन जो हैं उनका प्रभाव पड़ता है। चौथा बिंदु जो है वो है प्रशासनिक संस्थाओं पर जनमत का प्रभाव। लोकतंत्र के अंदर हम जानते हैं कि जनता में समझ शक्तियाँ निहित है, लेकिन वो क्या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही सारा काम हो पाता है। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, यदि उस पर क्या है प्रशासनिक संस्थाएं या सरकारें खरी नहीं उतरती है, तो जनता क्या है अपना उग्र रूप या विरोध स्वरूप धारण कर लेती है। तो उससे क्या है प्रशासनिक संस्थाओं को अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में या अपने स्वरूप में बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि जनमत जो है वो सरकार का निर्माण करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी सरकार 5 वर्ष से अधिक कार्य नहीं कर पाती। तो इसलिए जनमत का प्रशासन को अर्थात कार्यपालिकाओं को सदैव ध्यान रखना पड़ता है, उसके अनुरूप ही उनका अपना कार्यप्रणाली में बदलाव रखना पड़ता है। उसमें भी क्या है प्रशासनिक संस्थाओं को क्या आजकल खुलेपन के लिए, पारदर्शी तरीके को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो उनका काम करने का स्टाइल है, जो तरीका है, वो सब क्या है धीरे धीरे प्रशासनिक संस्थाओं का बदल रहा है। नेक्स्ट 5वां जो बिंदु है हमारा प्रशासनिक संस्थाओं पर जन अधिकारों की सीमाएं। प्रशासनिक संस्थाएं सभी प्रकार के कार्य करती हैं, उसमें कुछ सुरक्षा और शांति से जुड़े हुए भी हैं, और उसमें उनके पास शक्तियां भी होती है, और वो जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की आड़ में वो जन अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकती है, लेकिन फिर भी उनको क्या है इस चीज़ का सदैव ध्यान रखना पड़ता है कि वो जनता के अधिकारों की रक्षा करे। जैसे पुलिस है, पुलिस प्रशासन जो है वो आंतरिक सुरक्षा और शांति संबंधी अपनी प्रशासकीय नीति का पूर्णतः औचित्यपूर्ण होने पर ही जनता के अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दायित्वबद्ध होता है। तो
यदि ऐसा ना करे तो उस स्थिति में क्या है, न्यायपालिका उसमें उनको सही मार्गदर्शन देती है कि आपने ये जो कार्य किया है ये विधि विरुद्ध नहीं है, और जनता के जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा करती है। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी होती है, प्रशासनिक कुशलता का जो लक्ष्य है प्रशासन का, उसको वो क्या है थोड़ा सा गौण कर लेते हैं, और जो जनता के अधिकार हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो हम जैसा कि पढ़ चुके हैं, लोकतांत्रिक समाज में भी जनता जो है वो साध्य है और राज्य क्या है, साधन। तो प्रशासनिक संस्थाओं को जनता के अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी सीमाओं में रहना पड़ता है। इससे भी क्या, प्रशासनिक संस्थाओं के स्वरूप भी बदलते रहते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला बिंदु है नीति निर्माण और क्रियान्वयन का द्वैध। हम जानते हैं कि प्रशासन जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, नीति का क्रियान्वयन करना है। और जो राजनीतिक कार्यपालिका है, प्रशासन को हम स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका जो है वह अस्थायी कार्यपालिका है, मंत्री इत्यादि जो हैं वे क्या है, नीति का निर्माण करते हैं। परंतु हम जानते हैं कि जो मंत्रीगण होते हैं उनको इतना लंबा अनुभव नहीं होता, और एक प्रशासनिक अधिकारी है वो काफ़ी मतलब अनुभवी व्यक्ति होता है। प्रशासन में उसको अनेकों वर्ष हो गए होते हैं काम करते हुए, 20-20, 25-25 साल से जो भी प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छा ज्ञान होता है। तो नीति निर्माण में भी जो प्रशासन है वो योगदान देता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन का जो द्वैध है उससे भी क्या है, प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक समाज में, उसका स्वरूप जो है वो प्रभावित होता है। इसके पश्चात 7वां बिंदु जो है, प्रशासनिक संस्थाओं के बहुस्तरीय संगठन है। हमारे यहाँ भारत विशाल देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था को भी अपना रखा है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्रशासन है, राज्य स्तर पर राज्य प्रशासन है, और स्थानीय स्तर पर क्या है, स्थानीय प्रशासन है। तो ये जो तीनों स्तर हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के संगठन पाए जाते हैं, और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनका दायित्व सिर्फ केंद्रीय स्तर की सरकार पर है, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा का संबंधित मामला है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे मामले भी हैं जो विकास से संबंधित हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वो राज्य स्तर पर ज़्यादा निपटाए जाते हैं। तो ऐसे अनेक ऐसे मतलब माध्यम हैं जिनके द्वारा क्या है, प्रशासन अपना कार्य संपन्न करता है। तो इससे क्या है, प्रशासनिक संस्थाओं के जो स्वरूप है उसमें बहुत ज़्यादा विविधता आ जाती है। केंद्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अनेक प्रकार के प्रशासन को कार्य करने पड़ते हैं, और अनेक प्रकार की संस्थाओं का उद्भव होता है। तो ये जो बहुस्तरीय संगठन व्यवस्था है, इससे भी प्रशासन संस्थाओं की जो प्रकृति है वो प्रभावित होती है। इसके पश्चात जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासनिक संस्थाओं में रहती है। हम जानते हैं कि जो नौकरशाही है या अधिकारी तंत्र है वो क्या है, आज अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और नौकरशाही एक प्रकार का क्या कार्य की शैली है, जहाँ कहीं पे भी संगठन का रूप विस्तृत होगा तो वहाँ ऑटोमेटिक क्या है, पद सोपान व्यवस्था आ जाएगी, उनको नियमित पारिश्रमिक दिया जाएगा, आदेशों की एकता का पालन किया जाएगा, और लिखित कार्य प्रणाली अपना ली जाएगी। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो ये जो नौकरशाही या अधिकारी तंत्र की व्यवस्था है, ये भी क्या है, अपने आप में प्रशासनिक संस्थाओं के स्वरूप को निर्धारित करती है। तो उसमें क्या है, जनता की अपेक्षाओं का, जनता के मूल अधिकारों का भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जनप्रतिनिधि जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं कि नागरिकों की जो अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है, वहाँ से क्या है, उनकी जो मांगे हैं वो क्या है, पूरी होती रहें, और नौकरशाही क्या है, अपने संयमित तरीके से भी कार्य करें। तो इस प्रकार से क्या है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका भी क्या है, प्रशासनिक संस्थाओं में बड़ी भूमिका है। अगला लास्ट बिंदु है हमारा, प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका का सकारात्मक आयाम। हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज व्यवस्था है, उसमें हमारा समाजवाद लक्ष्य है, और इसके तहत हम क्या है, जो अन्याय और स्वतंत्रता और जो न्याय है, समानता है, उसकी प्राप्ति का प्रयास करते हैं। और जो सामाजिक परिवर्तन है
वो भी क्या है हम चाहते हैं। तो प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से क्या है, जो सामाजिक परिवर्तन है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो विकास का लक्ष्य रखा गया है वो भी क्या है, प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से पूरा होता है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक संस्थाएं जो है वो हर तरीके से क्या है, जो समाजवादी जो लक्ष्य है या लोकतंत्रात्मक समाजवादी जो समाज है उसका जो लक्ष्य है, विकास का, समानता का, स्वतंत्रता का, व्यक्ति की गरिमा का, इन सभी को क्या है वो प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनकी मुख्य विशेषताएं या प्रकृति हम इन बिंदुओं के द्वारा जान पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो निसंकोच रूप से विद्यार्थी व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।